नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एग्जाम गुरुजी की वीडियोस में। और इस वीडियो में हम करने वाले हैं बात किसकी, मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स की, जो कि पूरा जनवरी माह का है, 1 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक आपकी आने वाली सभी परीक्षाएं जो कि व्यापम और एमपीपीएससी में होने वाली हैं, उसमें सभी में आपकी एक यूनिट करंट अफेयर्स की है, राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और मध्य प्रदेश। ठीक है, एग्जाम गुरुजी में राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय करंट अफेयर्स और मध्य प्रदेश का डेली करंट अफेयर्स सुबह के 5:30 बजे आपको कल से मिलना प्रारंभ हो जाएगा। तो आप सभी लोग यूट्यूब चैनल पे विजिट कर सकते हैं, नोटिफिकेशन उसके आ जाएंगे, नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना है। तो अभी तक क्या था कि हम लोग जो करंट अफेयर दे रहे थे उसमें राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और एमपी साथ में दे रहे थे। अब एमपी का अलग करेंगे, एमपी का सेगमेंट, और राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय का अलग करेंगे। तो 2 वीडियो आपको करंट अफेयर के डेली मिलेंगे और कम समय में हम पूरे करंट अफेयर को कवर करने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो एग्जाम गुरुजी में चल रही है टेस्ट सीरीज, 80 टेस्ट प्लस आपके 40 टेस्ट। आप इनको ज्वाइन कर सकते हैं। इनमें 5 जो टेस्ट हैं वो लाइव रखे गए हैं, यानी सभी के टेस्ट एक साथ होंगे। शुरुआत करेंगे पहली खबर से, और बहुत महत्वपूर्ण खबर है, इसमें बहुत अच्छे प्रश्न बन सकते हैं और मैं मानता हूं यहां से प्रश्न बनने चाहिए। क्योंकि अभी हुआ क्या है कि हमारे देश की जो राष्ट्रपति हैं, इन्होंने क्या किए हैं कि इन्होंने सुश्री नेहा मीणा, जो कि झाबुआ की कलेक्टर हैं, इनको सम्मानित किया है किस अवार्ड से, बेस्ट इलेक्टोरल प्रैक्टिसेस अवार्ड से। ये अवार्ड किस फील्ड में दिया जाता है? ये अवार्ड जो दिया जाता है लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए, जो हमारे कर्मचारी होते हैं या कोई व्यक्तित्व होता है अच्छा कार्य करता है। क्योंकि भारत क्या है, एक लोकतांत्रिक देश है। लोकतंत्र कब मजबूत होता है? लोकतंत्र तब मजबूत होता है जब हम और आप जा करके अपने मत का यानी अपने वोट का प्रयोग करते हैं, यानी वोट देते हैं। लोग जितना ज्यादा वोट देंगे, लोकतंत्र उतना ही ज्यादा मजबूत होगा। इस चीज को आप ध्यान में रखिए। अब कई बार क्या होता है, कुछ कारण होते हैं जिसकी वजह से लोग वोट देने नहीं जाते हैं, मत का प्रयोग नहीं करते हैं। तो उसके लिए जो इन्हें जिम्मेदारी दी जाती है चुनाव कराने की, वो किसके पास होती है? हमारे जो सभी कर्मचारी होते हैं उनके पास जिम्मेदारी तो सबकी है, पर ये लोग प्रमुख भूमिका में रहते हैं कि हमें सुविधाएं प्रदान करें, हमें जागरूक करें। तो उसके लिए जागरूक करने के क्षेत्र में जो हमारे यहाँ की झाबुआ की कलेक्टर, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया, मतलब एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया। और प्रयोग इन्होंने क्या किया, मध्य प्रदेश की पहचान है हमारे यहाँ की जनजाति समाज, उनकी जो संस्कृति है वो हमारी क्या है, पहचान होती है। तो झाबुआ की रहने वाली है। झाबुआ में आप सभी को पता है भील जनजाति का क्या है, वहां पे आबादी उनकी ज्यादा है। तो उन्होंने क्या किया कि सबसे पहले एक काका और एक काकी ढूंढी। काका और काकी कौन है? चुनावी काका है और चुनावी काकी है। ये दोनों भील का, जो हमारे भील जनजाति का, हमारे भील भाई बहनों का जो एक गणवेश होता है, उनका जो उनका ड्रेसिंग होती है, उनकी जो कल्चर होता है, उसका उन्होंने क्या बनाया, उन्होंने उसका बनाया, एक तरह से कहिए कि पूरा एक शुभंकर बनाया। और उस शुभंकर को उन्होंने क्या किया, प्रमोट किया। तो आपसे कभी भी पूछा जाए कि भैया चुनावी काका, चुनावी काकी, ये जो काकी थी ये कौन थे, तो ये जो काका और काकी थे ये शुभंकर थे। झाबुआ जिले में किस चीज के लिए? चुनाव को प्रमोट करने के लिए, चुनाव में आपको मोटिवेट करने के लिए। ठीक है, किसने बनाया था? झाबुआ जिले की जो कलेक्टर है उन्होंने बनाया था। कहां से प्रेरित हुई थी? ये भगोरिया उत्सव की जो पारंपरिक ड्रेस है उसको पहने हुए ये दोनों के दोनों शुभंकर हैं। तो आपसे आने वाले समय में यहां से प्रश्न बन सकता है कि चुनावी काका काकी कौन है। तो याद रखना है कि ये दोनों कहाँ के शुभंकर है। किस चीज के लिए? चुनाव से संबंधित है। किस उत्सव से संबंधित है? भगोरिया उत्सव संबंधित है। किस जनजाति से संबंधित है? भगोरिया की जब बात होगी तो सीधे सीधे हमें भील जनजाति पे जाना, इधर उधर नहीं भटकना है। क्यों? क्योंकि भगोरिया इनका होली से 7 दिन पहले चलने वाला एक उत्सव है। बहुत ही शानदार उत्सव होता है। अब तो विदेशों से भी लोग इसको देखने आते हैं कि एक जनजाति जो संस्कृति है वो कितने समृद्ध है, उसको अवसर प्रदान किया। तो निमाड़ झाबुआ और जो अलीराजपुर बेल्ट है, यहाँ पर ये मनाया जाता है, विशेषकर हमारा जो पश्चिमी क्षेत्र निमाड़ है। और यहाँ पर जो शुरुआत हुई थी भगोरिया की, ऐसा कहा जाता है कि जो राजा भोज है इनके समय में शुरुआत हुई थी। राजा भोज के समय में शुरुआत किसने की थी? 2 भील राजा थे। कौन? कासूमार और बालून। इन दोनों ने क्या किया, एक भगोर जो इनकी राजधानी थी वहां पर इस मेले की उन्होंने शुरुआत की थी। तो कासूमार और बालून किस जनजाति से संबंधित थे? तो ये भील जनजाति से संबंधित थे, भील जनजाति राजा थे। इनकी राजधानी कौन सी थी? तो इनकी राजधानी भगोर थी। ये चीज को ध्यान में आपको रखना है। तो यहां से आपके आने वाले समय में बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं, क्योंकि शुभंकर और जो चुनाव में रखा जाता है ये कई बार आप लोगों से पेपर में पूछ लिया जाता है। दूसरी बड़ी खबर प्रदेश के लिए ये रही कि इस बार हमारे यहाँ का जो इंदौर है, हमेशा से खबरों में रहने वाला शहर, देश की पहली वेटलैंड सिटी बना है। वेटलैंड सिटी का जो ये प्रयोग है रामसर साइट से अलग है। हुआ कुछ नहीं है, देखिए जो हमारे यहाँ रामसर साइट होती है, यहीं पर जो रामसर संधि थी, इसी पर एक वेटलैंड संधि रखी गई है। ठीक है, तो
अब इन्होंने क्या किया है कि जो शहरी क्षेत्र पर्यावरण के क्षेत्र पे अच्छा कार्य कर रहे हैं उनको क्या किया जाएगा, उनको वेटलैंड शहर के रूप में मान्यता देंगे। तो दुनिया के 31 शहरों को वेटलैंड सिटी के रूप में मान्यता दी गई है। वेटलैंड की अब इंदौर को ही क्यों दी गई वेटलैंड सिटी की मान्यता, क्योंकि इंदौर में ऑलरेडी पहले से हमारे यहाँ के दो साइट है, सिरपुर और यशवंत सागर को पहले से इनको क्या कर दिया गया है कि इनको वेटलैंड घोषित कर दिया जा चुका है। ठीक है, तो हमारे यहाँ से पहले से ही वेटलैंड दो हैं हमारे पास, सिरपुर हो गया, एक यशवंत सागर हो गया, रामसर साइट्स के रूप में आते हैं। ठीक, तो अब जब हमारे पास दो रामसर साइट हैं तो हमने और पर्यावरण के क्षेत्र में क्या कार्य किया, हमने पर्यावरण क्षेत्र में ये कार्य किया कि हमने सबसे ज्यादा वृक्षारोपण का गिनीज वर्ल्ड ऑफ बुक का रिकॉर्ड बनाया। साथ ही साथ देश का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर लगातार 7 वर्षों से है। पर्यावरण से संबंधित जितनी भी गतिविधियां होती हैं उन गतिविधियों में इंदौर आपको हमेशा टॉप 10 में मिलेगा, मिनिमम टॉप 3 में तो रहता ही रहता है, हमेशा से रहा है। तो इन सब चीजों में जब इंदौर ने इतना कार्य किया तो उसको वेटलैंड सिटी के रूप में मान्यता मिलना एक स्वभाव था, उसका अधिकार भी था, वो उसको दिया गया। हर प्रकार की सुविधा पर्यावरण संबंधी मध्य प्रदेश के शहर इंदौर ने की है, जिसके लिए इसको वेटलैंड सिटी का क्या किया गया है, अवार्ड दिया गया है, अब शहर घोषित किया गया है। ठीक है, रामसर संधि है जिसे वेटलैंड संधि के नाम से जाना जाता है, और रामसर इसलिए कहा जाता है क्योंकि ईरान पे जो एक इनका शहर है वहां पर ये संधि थी, विश्व के सभी देश मिले थे 1971 में। ठीक, तो इसको रामसर साइट्स इसलिए घोषित किया जाता है और रामसर साइट्स के नाम से ही जाना जाता है। और 2015 में जब रामसर कन्वेंशन हुआ था तो वहां पे ये निर्धारित किया गया था कि जो शहर क्या पर्यावरण के क्षेत्र में कोई शहर अच्छा कार्य करेगा तो उसको हम लोग क्या करेंगे, वेटलैंड सिटी के रूप में घोषित करेंगे। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना, उदयपुर और इंदौर। बात होगी किसकी, पुरस्कारों की। पुरस्कार मध्य प्रदेश का फेवरेट टॉपिक रहा है, यहाँ से प्रश्न हमेशा बनते हैं, लेकिन जब बात होती है अलंकरण समारोह की तो यहाँ पर कई प्रकार के प्रश्न आपसे बन सकते हैं। ये पुरस्कार किसके विभाग के द्वारा दिया जाता है, ये मध्य प्रदेश शासन का जो संस्कृत विभाग है हमारे, ठीक है, उसके विभाग के द्वारा दिया जाता है, और ये 26 जनवरी की शाम को दिया जाता है। ठीक है, तो इस वर्ष भी 26 जनवरी 2025 को दिया गया। कौन कौन से सम्मान अलंकरण सम्मान होते हैं, एक तो इकबाल सम्मान होता है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय सम्मान होता है, राष्ट्रीय सम्मान कबीर होता है, राष्ट्रीय मैत्री शरण गुप्त होता है, और रानी देवी अहिल्याबाई सम्मान होता है, शरद जोशी सम्मान होता है, तुलसी सम्मान होता है, नानाजी देशमुख सम्मान होता है। ये सभी सम्मान राष्ट्रीय स्तर के सम्मान है जो कि मध्य प्रदेश के संस्कृत विभाग के द्वारा दिए जाते हैं। ठीक है, साहित्य कला संस्कृत के क्षेत्र में जो उत्कृष्ट संस्थान या व्यक्तित्व होते हैं उनको ये दिए जाते हैं। इनमें से केवल एक सम्मान ऐसा है, राष्ट्रीय महात्मा गांधी सम्मान, जो कि सबसे ज्यादा राशि दी जाती है। कितने राशि की, 20 लाख रुपए की राशि इसमें दी जाती है। ठीक है, बाकी के सभी में 5 लाख रुपए दिए जाते हैं, इस बात को ध्यान में रखना। और ये एक संस्थान को दिए जाते हैं जो गांधी की विचारधाराओं पे काम करने वाले संस्थान होते हैं। राष्ट्रीय इकबाल सम्मान 2022 में जो दिया गया है अब्दुल समद को दिया गया, पटना के रहने वाले हैं। महात्मा गांधी सम्मान जो राष्ट्रीय दिया गया है 20 लाख की राशि, ये 22 वाली दी गई ग्वालियर की एक संस्था है, विवेकानंद निडम संस्था, इसको दिया गया है। 23 में भारत की जो हमारी भारतीय शिक्षा समिति बैतूल है, इसको ये सम्मान दिया गया है। कबीर सम्मान 2022 राम दशरथ मिश्र दिल्ली, 23 श्री लीलाधर जगुड़ी को दिया गया है। मैथिली शरण गुप्त सम्मान 2022 डॉक्टर देवेंद्र दीपक भोपाल के हैं, और 2023 में सुश्री नीरज माधवा को दिया गया है। 22 का जो अहिल्याबाई सम्मान वर्ष 2022 है, ये हेमलता उपाध्याय को दिया गया है। 23 के लिए श्रीमती गीता त्यागी को दिया गया है। महिलाओं को दिया जाने वाला सम्मान अहिल्या देवी सम्मान। ठीक है, शरद जोशी सम्मान 2022 में कैलाश चंद पंत को दिया गया है। 23 में डॉक्टर प्रमोद कुमार भट्टाचार्य उज्जैन के, उनको दिया गया है। जोशी सम्मान व्यंग और डायरी ये सब लिखते हैं उनपे दिया जाता है। तुलसी सम्मान 2023 राघव राज भट्ट को दिया गया है, हैदराबाद के हैं। ठीक है, और 2023 में दिनेश चंद कुमार को दिया गया है। जनजाति के क्षेत्र में जो अच्छा कार्य करते हैं उनको दिया जाता है तुलसी सम्मान। नानाजी देशमुख सम्मान 2022 मातृ छाया एक संस्था भोपाल की, उसको दिया गया है। और 2023 में सोपानम इंस्टीट्यूट ऑफ, ये भी सम्मान किसको दिया जाता है, संस्था को दिया जाता है। नानाजी देशमुख सम्मान याद रखना है, और गांधी जी दोनों संस्थाओं को दिया जाने वाला सम्मान है। बाकी के राष्ट्रीय महात्मा गांधी इकबाल सम्मान जो उर्दू के क्षेत्र में अच्छा कार्य करते हैं उनको दिया जाता है। ठीक है, अब देख लेते हैं इनकी डिटेल देख लेते हैं। तो पहली बात तो ये जो अक्सर पेपर में आपसे पूछा जाता है, जो राष्ट्रीय महात्मा गांधी सम्मान है, इसकी शुरुआत 1995 में हुई थी। 20 लाख रुपए की राशि दी जाती है गांधी विचारधारा और दर्शन के लिए जो कार्य करता है किसी इंस्टीट्यूशन को। कबीर सम्मान 86 में शुरू हुआ, 5 लाख रुपए की राशि दी जाती है जो भारतीय भाषाओं में क्या करते हैं, कविता पाठ करते हैं, कविता पे अच्छा कार्य करते हैं। तुलसी सम्मान 1983 से शुरू हुआ, 5 लाख रुपए की राशि दी जाती है। जनजाति लोक परंपरा कला पे जो अच्छा कार्य करते हैं अलग अलग पुरस्कार दिए जाते हैं, पुरुषों को दिए जाते हैं। इकबाल सम्मान 86 से शुरू हुआ,
5 लाख रुपए की राशि दी जाती है। जो उर्दू पे अच्छा कार्य करते हैं, उर्दू साहित्य के क्षेत्र पे अच्छा कार्य करते हैं। मैथिली शरण गुप्त 87 से शुरू हुआ, यानी इकबाल सम्मान के बाद से 5 लाख रुपए की राशि दी जाती है। मैथिली शरण गुप्त हिंदी से संबंधित थे, हिंदी उनका विधा में बड़ा नाम था, तो हिंदी साहित्य वालों को दिया जाएगा। देवी अहिल्या सम्मान जो है पिछले वर्ष पेपर में पूछा जा चुका है, 1996 में शुरू हुआ, 5 लाख रुपए की राशि दी जाती है। किस लिए दिया जाता है? ये जनजाति लोक कला व पारंपरिक कलाओं के क्षेत्र में जो महिला कलाकार होती हैं उनको दिया जाता है। शरद जोशी सम्मान इसमें दिया जाएगा। जोशी जी हमारे किसके लिए जाने जाते थे? हिंदी व्यंग्य के लिए जाने जाते थे, निबंध और रिपोर्ट्स डायरी भी लिखते थे। तो 5 लाख रुपए की राशि के साथ ये सम्मान ललित कला निबंध और जो व्यंग्य लिखते हैं उनको दिया जाता है। बात होगी अब किसकी? बात होगी अब आप कवि प्रदीप सम्मान की। 2023 में जो कवि प्रदीप सम्मान दिया गया है, ये बस ध्यान रखना है कि राष्ट्रीय कवि प्रदीप सम्मान डॉक्टर सुरेश अवस्थी हैं उनको दिया गया है। ठीक है, 2023 के लिए दिया गया है। कबीर सम्मान में 5 लाख रुपए की राशि दी जाती है। शुरुआत इसकी जो हुई थी 2012 से हुई थी। ठीक है, 2012 से इसकी शुरुआत हुई। 5 लाख रुपए की राशि दी जाती है। बाकी के जो सम्मान में नारियल, श्रीफल, शॉल ये सब दिया जाता है, ऐसा नहीं कि केवल पैसा दिया जाता है। और अंतरराष्ट्रीय स्तर के कवि हैं अवस्थी जी, कानपुर के रहने वाले हैं। हालांकि इसके पहले इनको मध्य प्रदेश के कई पुरस्कार दिए जा चुके हैं, विक्रमादित्य सम्मान से भी इनको सम्मानित किया जा चुका है। आगे की तरफ बढ़ेंगे, बात करेंगे इनकी देवी अहिल्याबाई नारी सशक्तिकरण मिशन की। देखिए, मध्य प्रदेश शासन ने 2 कैबिनेट बैठक अलग अलग जगह आयोजित करी है। एक रानी दुर्गावती जी के किले पे की है, उनकी राजधानी में की है। दूसरा जो उन्होंने कैबिनेट बैठक करी है इस साल, वो रानी देवी अहिल्याबाई, जो लोक माता हमारी देवी अहिल्याबाई है, महेश्वर इनकी राजधानी रही होलकरों की, वहां पर इन्होंने क्या किया है? कैबिनेट की बैठक करी है। और वहीं से इन्होंने शुरुआत करी है नारी सशक्तिकरण मिशन की। तो नारी सशक्तिकरण मिशन जो है विशेष तौर से नारियों के सशक्तिकरण पर आधारित है। किसी भी नारी का, महिलाओं का सशक्तिकरण कैसे होगा? एक तो उनकी शिक्षा अच्छी होनी चाहिए। दूसरा, सबसे पहले तो नारियों का बचना बहुत जरूरी है, मतलब उनका लिंगानुपात पे हमें काम करना पड़ेगा, जो कि मध्य प्रदेश लिंगानुपात हमारा कुछ खास ठीक नहीं है राष्ट्रीय स्तर पे। दूसरा क्या करोगे आप? पहले महिलाएं बचनी जरूरी है, तब तो सशक्तिकरण होगा। इसके बाद दूसरा काम क्या करोगे आप? उनका सशक्तिकरण नहीं करके, नहीं उनको शिक्षित करोगे। जब आप उनको शिक्षित करोगे तो आर्थिक रूप से क्या होंगी? तीसरा काम, मजबूत होंगी। आर्थिक रूप से जब वो मजबूत होंगी तो अब नहीं हो पा रही हैं, शिक्षित नहीं है, जो बड़ी हैं, ठीक है, तो उनके लिए आपको कुछ विशेष योजनाएं चलानी होंगी। ठीक है, लाडली बहना योजना ये सब जो चल रही है, तो ये और भी योजनाएं चलती, केवल लाडली बहना नहीं है, महिलाओं के लिए पेंशन योजना वगैरह, वृद्धा पेंशन योजना ये सब चलती है, और पुनर्विवाह योजना भी चलती है, ये भी एक सशक्तिकरण है। तो इस प्रकार से जो ये 4-5 योजनाएं, 4-5 माध्यम है, इन माध्यमों से क्या होना है? महिला सशक्तिकरण होना है। और देवी अहिल्याबाई के नाम से जो नारी सशक्तिकरण मिशन चलाया जा रहा है, लोक माता के नाम से, ये उनकी 300वीं जयंती के उपलक्ष्य में चलाया जा रहा है। आप सभी को पता है, रानी दुर्गावती और किनका? लोक माता का। रानी देवी अहिल्याबाई इस समय करंट पे सबसे महत्वपूर्ण विषय है हमारे लिए, तो इनको आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो ठीक है, इस सरकार ने क्या किया? जो उनका नर्मदा जी के किनारे उनका जो राजधानी रही है महेश्वर, वहां पर कैबिनेट की बैठक करी, वहां पर यह मिशन की शुरुआत करी है। इसमें महिला बालिकाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक विकास, सुरक्षा और अलग अलग कार्यक्रम के माध्यम से जो सरकार की योजनाएं चल रही है, इसके लिए कुछ अलग नहीं किया है सरकार ने। सरकार की जो योजनाएं चल रही हैं पहले से ही, उन योजनाओं को युद्ध स्तर पे यहां तक पहुंचाया जाएगा, मिशन के रूप में, मिशन मोड पे कार्य किया जाएगा। अब आप देखना, एक मिशन तैयार किया जाता है आज की डेट में, फिर उसमें जितनी भी योजनाएं चल रही होती हैं उन सबको उसकी तरफ क्या कर दिया जाता है? मूव कर दिया जाता है। तो इसलिए ये मिशन भी ठीक उसी प्रकार से है। तो इसमें क्या है कि हम अब आपसे पूछा, डीप में भी जाके पूछेगा, तो ये जाके पूछेंगे कि हमारा जो लक्ष्य जन्म के समय लिंगानुपात कितने? 5 अंक प्रति हजार की हमको क्या करनी? वृद्धि करनी है, लिंगानुपात हमें बढ़ाना है। बालिकाओं को 10 उससे अधिक वर्षों की स्कूली शिक्षा 5%, ठीक, कम इसमें बढ़ाना है। हमारे यहाँ जो मातृत्व मृत्यु दर है, यानी जो हमारे यहाँ माओ की मृत्यु हो जाती है जन्म के समय पे, तो उसमें क्या करना? 10 अंक की हमें उसमें कमी लाना है। महिला श्रम में भागीदारी बढ़ाना है, यानी 30% की वृद्धि करनी है, यानी जो हमारे यहाँ कार्य करते हैं उनमें महिलाओं का भी योगदान होना चाहिए, तो उस पर ये कार्य करने हैं। तो अब ये सब 300वीं जयंती पे हो रहा है, तो हमें लोक माता के बारे में जानना चाहिए। तो देखिए, ऐसा है कि हमारी जो लोक माता है, 2025 में इनकी
पुण्य श्लोका अहिल्या देवी का 300वीं जयंती मनाई जा रही है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि इनकी जयंती कब होगी, जैसे बालिका दिवस के सॉरी बालिका जो अभी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के 10 वर्ष पूरे हुए हैं, तो आपसे हो सकता है पूछा जा सकता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शुरुआत कब की गई थी। क्यों? क्योंकि जब 2014 में ये सरकार बनी थी तो उस टाइम पे मनरेगा के भी 10 वर्ष हुए थे और पीएससी ने पूछा था। तो आप लोग आज भी पेपर उठा के देख लेना, जब मनरेगा के 10 वर्ष पूरे हुए तो मनरेगा का प्रश्न बना था उस पे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो इन 100वीं जयंती मनाई जा रही है। 31 मई 1725 में महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ था। अहमदनगर एक जिला है, वहां चौंडी गांव में। अहमदनगर जिले का नाम बदल करके अहिल्या नगर कर दिया गया है। अहमदनगर की जगह में ये चीज ध्यान में रखना, वो अहिल्या नगर है। 1733 में इनका श्री खांडेराव होलकर से विवाह हुआ था, जो कि मालवा के शासक मल्हार राव के पुत्र थे। लेकिन 1754 में दुर्भाग्यवश उनकी मृत्यु हो जाती है और अहिल्याबाई को पूरा का पूरा प्रजा को वो सेवा करने का एक वो चुनती हैं, उसके समर्पित हो जाती है प्रजा के प्रति, अपने उसी को अपना जीवन मान लेती हैं। लेकिन जो इनके ससुर होते हैं श्री मल्हार राव होलकर, उनकी मृत्यु हो जाती है 1766 में, 1766 में जब उनकी मृत्यु होती है तो अहिल्याबाई उनकी मृत्यु के बाद क्या करती हैं, आप कभी भी ये कंफ्यूजन नहीं रखना कि 1754 में उन्होंने राजपाट संभाला था, नहीं संभाला। तो उस समय उनके ससुर थे, वो संभाल रहे थे राजपाट, उन्होंने ही इनको तैयार किया था अहिल्याबाई को, मतलब उन्होंने इनको शिक्षित किया, राजपाट से परिचित कराया और आगे बढ़ाया। तो इनका बहुत बड़ा योगदान था मल्हार राव होलकर का उनके जीवन में आगे बढ़ने में। शासनकाल इनका 1767 से लेके उनकी मृत्यु के बाद से लेके 1795 तक रहा। अपनी न्यायप्रियता, लोगों के एक जनता के साथ अपने मातृत्व भाव, अपने वात्सल्य के लिए जानी जाती थी। धर्म के क्षेत्र में इन्होंने बहुत कार्य किए, बहुत धार्मिक प्रवृत्ति की थी। इतनी धार्मिक प्रवृत्ति की थी कि इनकी आज भी कोई मूर्ति बिना शिव के नहीं मिलती। शिव की बहुत बड़ी उपासक थी। ठीक है, नर्मदा जी के किनारे रहती थी। सुबह बिना नर्मदा जी का दर्शन किए, स्नान किए और जल अर्पित किए वो भोजन, एक जल नहीं ग्रहण करती थी एक बूंद, और डेली सहस्त्र शिवलिंग की पूजा करती थी। साथ ही साथ ये जानी जाती है अपने धर्मपरायणता के लिए, न्यायप्रियता के लिए। न्याय के इनके बहुत सारे उदाहरण हैं। अपनी प्रजा को अपने बच्चे की तरह पालती थी। ठीक है, इन्होंने जो कुटीर उद्योग है उसको बहुत आगे बढ़ाया गया। उसी कुटीर उद्योग में इन्हीं की जो एक है शैली, उनको इस साल क्या मिला है, अवार्ड मिला है पद्मश्री का। ठीक, तो अहिल्याबाई ने बहुत सारे कार्य किए हैं, इसीलिए लोक माता के रूप में इनको स्थापित किया जाता है। वर्तमान में इंदौर में और महेश्वर बेल्ट में, इस पूरे बेल्ट में आप आएंगे तो इनकी पूजा की जाती है। सामान्य व्यक्ति भी इनको माँ के नाम से पूछता है, एक देवी मानता है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी सफलता होती है। बात होगी किसकी? बात होगी अब हमारे राज्य के जो नए निर्वाचन आयुक्त नियुक्त हुए हैं, श्री मनोज श्रीवास्तव। ठीक है, ये पहले जो हमारे यहाँ प्रशासनिक इकाई का पुनर्गठन हो रहा है, जिलों का गठन वापस से किया जा रहा है, उसमें सदस्य रहे हैं। लेकिन जैसे ही ये राज्य निर्वाचन आयोग इनको नियुक्त किया गया, ठीक, तो इन्होंने क्या किया, उस जगह से राज्य निर्वाचन आयुक्त ग्रहण करने के 1 जनवरी से ग्रहण करने के बाद से पद से उन्होंने सबसे पहला काम ये किया कि इन्होंने पुनर्गठन आयोग से इस्तीफा दे दिया। अब अनुच्छेद 243 जो है ये कहता है कि राज्य में एक निर्वाचन आयोग होगा जिसकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाएगी। तो राज्य में निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। आर्टिकल 243 टा में इसकी क्या की गई है, बात की गई है। और इनको हटाने की प्रक्रिया वही होती है जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की होती है। जिस प्रकार से उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है, ठीक इसी प्रकार से इनको भी हटाया जा सकता है। संवैधानिक पद है और स्वतंत्र संवैधानिक पद है। और ठीक है, इसके अलावा आप बात करें तो इनमें किसी भी प्रकार के कोई परिवर्तन नहीं होते। ठीक है, अब पहले हमारे यहाँ के जो राज्य निर्वाचन आयुक्त एनबी लोहानी थे, इनके पहले बसंत प्रताप सिंह थे। आगे की तरफ बढ़ेंगे। सरकार ने एक अभियान चलाया है और एक ऐप बनाया है जिसका नाम है त्वरित ऐप। ठीक, आपसे पूछा जा सकता है इन फ्यूचर में, तो आप याद रखना कि ये जो त्वरित ऐप है ये वारंट और सम्मन जो जारी किया जाता है, समन जारी किया जाता है। किसके द्वारा? वारंट और समन जारी किए जाते हैं न्यायालय के द्वारा। न्यायालय किसी को वारंट भेजता है, समन भेजता है, जिसको पुलिस लाके दीवार में चस्पा कर देती है। चस्पा करने के बाद क्या होता था, उसकी ट्रैकिंग नहीं हो पाती थी। तो उसकी ट्रैकिंग करने के लिए त्वरित ऐप बनाया गया है कि किसी को पहुंचा नहीं पहुंचा, अगले वाले ने लिया क्यों नहीं, उसका जवाब क्या दिया या उसका रिस्पॉन्स क्या है। तो ये ट्रैकिंग वगैरह करने के लिए त्वरित ऐप बनाया गया है। ई ज्योति जर्नल है, न्यायालय से संबंधित आपसे पूछा जा सकता है कि ई ज्योति जर्नल का संबंध है, तो आप ये ध्यान में रखना कि ये न्यायालय से संबंधित है। इसमें आपके जो क्या कहते हैं, ये दो महीने में
प्रकाशित होने वाला एक पत्रिका होगी जिसमें न्यायालय या न्याय से संबंधित जो भी कार्य होंगे उसको इसमें प्रकाशित किया जाएगा। त्वरित ऐप आपको बता दिया मैंने, वारंट व सम्मन से संबंधित है और ये सब कुछ अधिसूचित करने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है। ठीक है, तो ये चीज को ध्यान में रखेंगे। बात करेंगे आगे की तरफ, बात करेंगे किसकी, राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस की। देखिए इस बार का जो राष्ट्रीय विज्ञान बाल कांग्रेस है ये बहुत महत्वपूर्ण रहा है, 31वां था, क्योंकि इसमें गल्फ के 6 देश के जो युवा वैज्ञानिक हैं इन्होंने पार्टिसिपेट किया। 10 से 17 वर्ष की आयु के जो बालक होते हैं विज्ञान कांग्रेस में पार्टिसिपेट करते हैं। जो युवा जो बच्चे होते हैं 10 से 17 वर्ष के युवा होते हैं, उन लोगों को मोटिवेट करने के लिए, वैज्ञानिक बनने के लिए, यदि उनके अंदर विज्ञान को लेकर के जागरूकता है, उसको लेकर जिज्ञासा है, उत्सुकता है, तो उसके लिए एक प्लेटफॉर्म है जहां पर वो आते हैं, अपने प्रोजेक्ट्स वगैरह को दिखाते हैं, प्रदर्शित करते हैं, पुरस्कृत भी होते हैं और साथ ही साथ अपना एक नया रास्ता तय करते हैं, आने वाला रास्ता तय करते हैं, मोटिवेशन मिलता है उनको। उसी उद्देश्य से ये चलाया जाता है और जो इसका आयोजन किया जाता है राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का, हमारे यहाँ का जो राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी संचार परिषद है उसके द्वारा ये किया जाता है। भारत सरकार का जो विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग है ना, उसके अंतर्गत ये आता है। पूछा कभी भी जाएगा तो याद रखना है कि हमारे भारत सरकार का जो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग है ये उसके अंतर्गत आता है और इसका आयोजन राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संचार परिषद यानी एनसीटीसी के द्वारा किया जाता है। ठीक है, शुरुआत इसकी 1993 में हुई थी और मैंने बताया कितने वर्ष से युवा के बच्चे भाग लेते हैं इसमें, तो 10 से 17 वर्ष की आयु के बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं। सभी लोग अपने आकर के साइंस के प्रोजेक्ट वगैरह को क्या करते हैं, इसमें प्रदर्शित करते हैं। इस चीज को ध्यान में रखेंगे। भोपाल में इसका आयोजन हुआ था और राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम है, मध्य प्रदेश में आयोजन हुआ था, इसलिए ये महत्वपूर्ण है। दूसरी खबर, इस वर्ष मध्य प्रदेश के 2 व्यक्तित्वों को, 2 खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उनमें से एक है रूबीना फ्रांसिस, कहाँ की रहने वाली है, जबलपुर की रहने वाली है। किस क्षेत्र में दिया गया है, शूटिंग के क्षेत्र में दिया गया। उपलब्धि क्या है, पैरा ओलंपिक जो 2024 पेरिस में हुआ था वहां पर इन्होंने एयर पिस्टल में 10 मीटर की ब्रॉन्ज मेडल जीता था। कौन सा मेडल जीता था, ब्रॉन्ज मेडल जीता था। क्यों, ये एमपी की पहली खिलाड़ी है, हमेशा याद रखना, ये एमपी की पहली खिलाड़ी है जिन्होंने पैरा ओलंपिक में क्या जीता है, पदक जीता है। ठीक, इस वजह से इनको अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया है। अब बात होगी कि इनकी, कपिल परमार की। कई जगह भोपाल लिखा रहता है लेकिन ये सीहोर के रहने वाले हैं। पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में इन्होंने क्या किया, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ठीक है, किस फील्ड में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है, इन्होंने जूडो में जीता है। पैरा ओलंपिक पदक में ये जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट हैं। पहले भारतीय एथलीट क्या, जूडो में पदक जीतने वाले। ठीक है, एमपी से यदि बात करी जाए पहली पैरा ओलंपिक पदक विजेता कौन है, तो रूबीना फ्रांसिस है। यदि बात करी जाए पूरे भारत में जूडो में तो एमपी में भी ये पहले ही हो गए, लेकिन पूरे भारत में जूडो में पदक जीतने वाले पैरा ओलंपिक में ये देश के पहले खिलाड़ी हैं। इसलिए कपिल परमार आपके लिए क्या हो जाते हैं, महत्वपूर्ण हो जाते हैं। एक अभियान चल रहा है, एक जिला एक औषधि उत्पाद, जैसे ओडीओपी चल रहा है, तो ये आयुर्वेद का ओडीओपी है और आयुष विभाग के अंतर्गत चलेगा। हमारे यहाँ चल रही देवा अरण्य योजना। देवा अरण्य योजना किसके लिए चलती है कि जो वनों में, अरण्य मतलब वन, वहां पर जो औषधियां पाई जाती, वनोपज पाए जाते हैं, तो हमारे यहाँ का जो जनजातीय समाज रहता है वनों के बारे में उनको बहुत जानकारी होती है, उनको वहां पर ट्रेंड किया जाता है, उनको रोजगार के वहां अवसर प्रदान किए जाते हैं। वहां पर जो वनोपज और औषधियां होती हैं उनको तोड़ने से लेकर के मेडिसिन बनने से लेके उसकी डिस्ट्रीब्यूशन और मार्केटिंग और सब कुछ सरकार उसमें उनको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है। उसी के लिए चलाई जा रही देवा अरण्य योजना, क्योंकि उनको औषधियों का नॉलेज होता है। उसी में चलाया जा रहा है एक जिला एक औषधि उत्पाद, मतलब हर जिले से एक औषधि उत्पाद को क्या करना है। जैसे आंवला हो गया, चित्रकूट की तरफ आंवले की बहुत खेती होती है, तो आंवले से जो भी औषधियां बनेंगी वो उस जिले का क्या बन जाएगा, ओडीओपी में आ जाएगा, एक प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक इसी प्रकार से हर जिले में कोई एक औषधि होती है जिसका उत्पादन सर्वाधिक होता है। जैसे अमरकंटक में आपके गुलबावकावली का होता है। गुलबावकावली किसमें यूज की जाती है, गुलाबकावली, ये आपकी आंखों की जो आई ड्रॉप्स आते हैं, आपको मिर्च लगती है, वो गुलबावकावली के कारण होती है, तो वो वहां पे सबसे ज्यादा यूज की जाती है। तो स्वाभाविक रूप से अमरकंटक में भी गुलबावकावली ही बनेगी वहां पे औषधि, ऐसा मेरा मानना है, ऐसा मैं कह नहीं रहा हूँ, अभी आया नहीं इसके लिस्ट। तो एक जिला एक औषधि उत्पाद योजना सरकार के द्वारा चलाई जा रही है। औषधि उत्पादों का बढ़ावा मिलेगा, लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे, तो आयुष डिपार्टमेंट के द्वारा एक अच्छा इंसेटिव है, इस चीज को ध्यान रखेंगे। कृषि विभाग को मनरेगा इसको क्या करेगा, ऑर्गेनाइज करेगा। अगली बात होगी अंतरराष्ट्रीय ढाका सम्मेलन की। ऐसे सरप्राइज क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं। कहाँ आयोजन किया जाता है, उज्जैन में। उज्जैन में आयोजन किया गया अंतरराष्ट्रीय ढाका सम्मेलन का।
ठाका मतलब ठाका लगा के हंसना, खुल के हंसना, खिल के हंसना। इस बार क्या दिया गया, इसमें दिया जाता है एक अखिल भारतीय कालिदास सम्मान, कंफ्यूजन नहीं रखना। ढाका में अखिल भारतीय कालिदास सम्मान श्री अशोक चक्रधर को दिया गया है, नाम सुना हुआ है, आप सभी ने उनको सुना होगा। लेकिन अंतरराष्ट्रीय ढाका सम्मान 2025 दिया गया है हास्य अभिनेता श्री तुषार कपूर को। ठीक है, आगे की तरफ बात होगी किसकी, सोलर रूफटॉप संयंत्र अब मध्य प्रदेश के सभी शासकीय भवनों पे लगाए जाएंगे। किस योजना के अंतर्गत लगाए जाएंगे, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। आज की डेट में ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके लिए। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना मेरे को लगता है जब से पेपर नहीं हुआ है, जब से ये चल रही है, ठीक है, और पूछा नहीं गया है, इसको पूछना चाहिए क्योंकि 15 फरवरी 2024 से शुरू की गई है और इसमें सब्सिडी प्रोवाइड की जा रही है। छत पर सौर पैनल लगाने के लिए चलाई जा रही योजना है। मध्य प्रदेश शासन क्या करेगी, मध्य प्रदेश के जितने भी कलेक्ट्रेट और जो शासकीय आवास हैं या जो शासकीय ऑफिसेज हैं, सभी जगह पे सोलर रूफ क्या कहते हैं, सोलर जो है ना छत पे लगाएगी। ठीक है, और उसी के लिए चलाई जा रही योजना है। आने वाले समय में आप लोगों को भी लगवाना, आप लगवा सकते हो क्योंकि इसके बाद सब्सिडी इसकी बंद हो जाएगी। दूसरी बात होगी राष्ट्रीय युवा दिवस पर स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन का क्या किया गया है, शुभारंभ किया गया है। स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन, ठीक है, ये एक मिशन देखो 15 से 29 वर्ष तक की जो युवा होते हैं उनके लिए चलाया जा रहा है। और इसमें कुछ नहीं है, इसमें युवाओं को अलग अलग क्षेत्र में, अब आपसे इसमें प्रश्न ज्यादातर बनेगा कितने लक्ष्य पर निर्धारित किए गए, तो याद रखना 3 प्रमुख लक्ष्य निर्धारित किए गए। ठीक है, युवाओं को क्या करना, कुशल श्रमिक मतलब श्रेणी की बराबरी में लेकर उनको क्या कहते हैं, उनको ट्रेंड करना, साथ ही साथ उनको शिक्षा पूरा करना, उनकी जो एजुकेशन है उस पर काम करना, उनको मोटिवेट करना कि आप अपनी एजुकेशन पूरा करिए, समाज के साथ उनको कनेक्ट करना। इन्हीं 3 प्रमुख लक्ष्यों पे सरकार का उद्देश्य के साथ इस योजना को चालू कर रही है। आय का स्तर जो है न्यूनतम कुशल श्रेणी श्रमिक की दर के बराबर लक्ष्य करना, 12वीं स्तर तक की शिक्षा पूरी करना, 10वीं तक की 12वीं तक की एक समय निर्धारित किया गया कि भैया हम 10वीं 2028 तक सबको पढ़ा देंगे, 12वीं हम सबको 2030 तक पूरा कंप्लीट करा देंगे। सभी युवाओं को समाज के साथ जोड़ना, लगभग उनको एक हिस्सा बनाना, क्योंकि 2024 में क्या हुआ, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री ने 4 मिशन तय किए थे। एक दाता किसान कल्याण मिशन, युवा शक्ति मिशन, नारी शक्ति मिशन, गरीब कल्याण को जो लागू करने की उन्होंने घोषणा की थी। ठीक है, मिशन होते हैं, मिशन बनाने के लिए सबसे पहले कुछ नारे वारे डिसाइड किए जाते हैं। एक प्रकार का नारा है, आपसे पेपर में पूछा जा सकता है कौन कितने लक्ष्य निर्धारित किए गए, तो याद रखना 3 प्रमुख लक्ष्य निर्धारित किए गए। युवा शक्ति मिशन की शुरुआत कब हुई थी, तो 12 जनवरी स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन के अवसर पे हुई थी। 2 प्रश्न इस पे ये बन सकते हैं, इस चीज को ध्यान में रखना, बाकी का मेरे को नहीं लगता है कि बनेंगे। आगे की तरफ बढ़ेंगे, बात होगी किसकी, मध्य प्रदेश राष्ट्रीय पशुधन मिशन पे बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट बना है। देखिए ऐसा है कि जो राष्ट्रीय पशुधन मिशन है इसकी शुरुआत 2014-15 से हुई है। इसमें मोटा मोटा सरकार का उद्देश्य ये है कि हमारे यहाँ जो पशुधन है, मतलब जो पशु है, पशु में सभी प्रकार के पशु आ गए, गाय भैंस सुअर और ये जितने भी होते हैं जुगाली करने वाले होते हैं, सब एक प्रकार से सम्मिलित हो गए, इनके पशुधन हो गए। तो अब इनसे संबंधित जितने भी प्रकार के प्रोग्राम हो सकते हैं उनको राष्ट्रीय पशुधन मिशन में क्या कर लिया गया, सम्मिलित कर लिया गया कि जो जौन सा जानवर पालता है उसको क्या करना, उसको लिए अलग योजना तैयार करना, वो और पाले। उसको दुग्ध उत्पादन वाले हैं तो दूध का उत्पादन हो, फिर उससे खाद का भी उत्पादन हो, फिर उसके बाद यदि मांस वाले हैं तो उसका मांस का ज्यादा से ज्यादा विक्रय करे। यानी वो धन है उनके लिए, पशु जो है उनके लिए धन है, उससे उनकी आय के स्रोत को बढ़ाया जाए। इन्हीं उद्देश्यों के साथ ये किया गया है। तो हमारे यहाँ का जो पशुपालन डेयरी विभाग है इसने क्या किया, सबसे ज्यादा राष्ट्रीय पशुधन मिशन में रजिस्ट्रेशन कराया है, जिसकी वजह से इसको बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट का क्या दिया गया है, अवार्ड दिया गया है। ठीक है, तो बात करेंगे आगे की तरफ, बात किसकी, मध्य प्रदेश में एक सम्मान दिया गया है और वो सम्मान है जीजा माता सम्मान। ठीक है, ये एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा दिया गया है, पर इसका थोड़ा सा क्योंकि मुख्यमंत्री इस प्रोग्राम में सम्मिलित थे तो मेरे को ऐसा लगता है कि एक बार महत्वपूर्ण हो जाता है। और ये दिया किसके द्वारा गया है, ये दिया गया क्रीड़ा भारती एक संस्थान है उसके द्वारा दिया गया। राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय जो खेल आयोजित किए गए थे उनमें जो जीजा माता कौन थी, शिवाजी की माता जी थी, तो जीजा माता के नाम से सम्मान दिया जा रहा, तो किसको दिया जाएगा, जो खिलाड़ी राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्तर पे जिन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है उनकी माता को।
तो यहाँ पे जितने भी सम्मान दिए गए हैं सब किसी न किसी खिलाड़ी की माँ को सम्मानित किया गया, अपने आप में एक यूनिक अवार्ड हो जाता है ये। तो इस वजह से इसको क्या करना, याद रखना कि जो जीजा माता सम्मान दिया जाता है ये क्रीड़ा भारती एक संस्था है उसके द्वारा दिया जाता है। और किसको दिया जाता है, जीजा माता मतलब माता को दिया जाता है। किसकी माता को, खिलाड़ियों की माता को। तो इस बार जो जिम्नास्ट में दीपा कर्माकर हैं उनकी माँ को, हॉकी के गोलकीपर श्री पी आर राजेश श्रीजेश उनकी माँ उषा कुमारी को, लवलीना है इनकी माता जी को। ठीक, इसके बाद टोक्यो पैरालंपिक में जो उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है अवनी लखेरा उनकी माता जी को, विवेक सागर मध्य प्रदेश के हॉकी के खिलाड़ी हैं इनकी माता को। इन सभी की माँ को सम्मान किया गया है। और नीरज चोपड़ा की माता जी, क्या उस टाइम नीरज चोपड़ा की शादी थी तो नहीं आ पाई थी, तो उनकी जगह पे उनके साथ चाचा है या किसी ने लिया था ये सम्मान। ठीक है, बात होगी किसकी। अब आपसे आने वाले समय में एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान कहाँ खोला जाएगा। तो याद रखना कि मध्य प्रदेश में जो अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान है ये उज्जैन में इसकी स्थापना की जाएगी। साथ ही साथ मध्य प्रदेश में 11 नए, कितने, 11 नए मेडिकल कॉलेज क्या किए जाए, आयुर्वेदिक कॉलेज खोले जाएंगे। अब ये सब कुछ जो किया जाएगा न, ये सब कुछ किस पे, आयुष विभाग के अंतर्गत किया जाएगा। आयुष विभाग में सेवानिवृत्त की आयु 65 वर्ष की जाएगी। अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान उज्जैन में प्रारंभ किया जाएगा। किस लिए, किस विभाग के अंतर्गत किया जा रहा है, ये हमारे यहाँ आयुष विभाग है उसके अंतर्गत किया जा रहा है। वर्तमान सरकार जब से आई है आयुर्वेद को लगातार बढ़ावा दे रही है और उसको मजबूत कर रही है। ठीक है, बहुत सारे प्रोग्राम, बहुत सारे अभियान सिर्फ और सिर्फ आयुर्वेद से संबंधित चल रहे हैं क्योंकि ये हमारी क्या है, पहचान है। अगली बात होगी किसकी, सिकल सेल एनीमिया की। तो सिकल सेल मुक्त भारत अभियान में मध्य प्रदेश उस समय देश के सबसे अग्रणी राज्यों में सम्मिलित है जहां पर लगभग 90 लाख स्क्रीनिंग पूरी की जा चुकी है। ठीक है, मध्य प्रदेश इस पे बहुत अच्छा कार्य कर रहा है और करना भी चाहिए क्योंकि मध्य प्रदेश उन 17 सर्वाधिक प्रभावित राज्यों में है देश के जहां पर सबसे ज्यादा सिकल सेल के पेशेंट हैं। देश में कुल कितने राज्यों को लक्षित किया गया इस पूरे के पूरे मिशन में, तो कुल 17 राज्यों को किया गया। शुरुआत कब से हुई इसकी, 1 जुलाई 2024 को 2024 को हमारे देश के प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश में शहडोल में राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया मिशन की क्या की थी, शुरुआत की थी। और इसके किस विभाग के अंतर्गत है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एनएचएम के अंतर्गत ये आता है। लक्ष्य कब तक का है, 2047 तक का लक्ष्य निर्धारित किया गया है कि हमें देश में इस बीमारी से मुक्त होना है। इसकी घोषणा कब की गई थी, इसकी घोषणा जो केंद्रीय बजट 2023 आया था उसमें राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया मिशन की घोषणा की गई थी। कितने राज्यों में चलाया जा रहा है, सर्वाधिक 17 प्रभावशील राज्यों में ये चलाया जा रहा है। कितने जिलों में है, इन 17 राज्यों के 278 जिलों में इसको लागू किया गया है। यहाँ पर इसके लिए इनकी स्क्रीनिंग, मेडिसिन प्रोवाइड करना, ये सारे कार्य किए जा रहे हैं। आगे की बात होगी कि प्रदेश में कहां पर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जा रही है। वो कहीं और नहीं की जा रही है, हमारे प्रदेश के जो डॉक्टर BR अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय है जहां पर SC ST और जो हमारे जनजाति समाज होते हैं उनकी सोशल लाइफ पे इन सब चीजों पर रिसर्च की जाने वाला एक विश्वविद्यालय है। अपने आप का एक यूनिक यूनिवर्सिटी है। 13 जनवरी 2016 को इसकी स्थापना हुई थी, मध्य प्रदेश में प्रकाशित किया गया था और ये सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र पे कार्य करने वाला अपने आप का पहला विश्वविद्यालय है। और यहाँ पर जो विधि संकाय भी शुरू किया गया तो साथ में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में इसको क्या किया जाएगा, विकसित किया जाएगा। यहाँ पर शोध किए जाएंगे कि किस प्रकार से इनके जीवन में और बदलाव लाए जा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है जिसने ई समन व्यवस्था लागू करी है। मतलब आपको अब जो समन भेजा जाएगा वो ऑनलाइन भेजा जाएगा। ठीक है, और इसके लिए मैंने वही आपको बताया था कि त्वरित ऐप करके एक ऐप लॉन्च किया है, उसी के माध्यम से आपको समन भेजा जाएगा। फिर हमेशा से खबरों में रहने वाली और अच्छा कार्य करने वाली हमारे प्रदेश की जो भावना डेहरिया है, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर हैं। बार बार बोल रहा हूं, ध्यान रखना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इस साल का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसने अपने क्या किए हैं, 10 वर्ष पूरे किए हैं। तो ये आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, जो हमारे यहाँ की भावना डेहरिया हैं, इन्होंने दक्षिण अमेरिका के सबसे ऊंची चोटी जो माउंट एकांकागुआ है 6961 मीटर की ऊंचाई पे इन्होंने भारत का तिरंगा फहराया है। साथ ही साथ इन्होंने एक, ये देखो हाथ में पोस्टर लिया हुआ है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। वहां से इन्होंने संदेश दिया है कि देखो भाई मैं भी बेटी हूँ और मुझे बचा के रखा गया था, इसीलिए आज आप मुझको क्या करो, तस्वीरों में देख रहे हो मैं कहाँ पे हूँ,
दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी में हो, तो इसलिए बेटियों को बचाना जरूरी है। बात होगी आगे की तरफ, मध्य प्रदेश ने क्या किया, त्वरित प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। त्वरित प्लेटफॉर्म क्या है, न्यायालय में वारंट वगैरह जो होता है इसको पूरा क्या करेगा, ऑनलाइन ट्रैक करेगा, और इन्हीं सब उद्देश्यों के साथ लॉन्च किया गया इसको। इससे न्यायालय में क्या होगा, न्याय में पारदर्शिता आएगी। ठीक है, तो त्वरित ऐप का संबंध किससे है, वारंट वगैरह के प्रसारण से। हमने हालांकि इसका एक अलग से वीडियो आप सभी को बना दिया था कि मध्य प्रदेश में जो पद्मश्री पुरस्कार दिए गए हैं उनके प्रमुख व्यक्तित्वों के बारे में आप लोगों को मैंने बता दिया था, फिर भी यहाँ पे बता देता हूँ। इस महीने दिए गए पद्मश्री पुरस्कार मध्य प्रदेश की 5 हस्तियों को, तो उनमें से एक है शैली होलकर। इनको किस फील्ड में दिया गया है याद रखना, हमेशा पेपर में पूछेगा आपसे किस क्षेत्र में दिया गया है, तो शैली होलकर को दिया गया व्यापार एवं उद्योग के क्षेत्र में। व्यापार उद्योग में क्या, इन्होंने महेश्वर की जो साड़ियां होती हैं उसकी जो परंपरा है उसको बचाने पे तो जो कार्य किया सो किया। इन्होंने वहां पर बहुत सारे लोगों को हथकरघा उद्योग से जोड़ा, उनके जीवन को बचाया। इस क्षेत्र पे आकर के इन्होंने कार्य किया। जब मशीनरी आगे बढ़ रही वहां पे इन्होंने हथकरघा को आगे बढ़ाने के लिए कार्य किया। उसके लिए इन्होंने गुड़ी मुड़ी एक जगह है, वहां के पूरे बुनकर परिवार का इन्होंने जीवन बदल दिया। कब, 1978 में जब पूरा देश बाजार के मंदी दौर से गुजर रहा था, तब इन्होंने एक सोसाइटी स्थापित करी, रेवा सोसाइटी, और वहां पे लोगों को क्या किया, रोजगार उपलब्ध कराया। तो इस प्रकार से महिलाओं को इन्होंने अपने चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से उनके जीवन को मजबूत किया, और उनको सभी को क्या किया था इन्होंने, करके हथकरघे वगैरह भी इन्होंने उपलब्ध कराए थे। तो इन्हीं क्षेत्र पे अच्छा कार्य करने के लिए इनको क्या किया गया है, पद्म सम्मान से, इनको पद्मश्री सम्मान से इनको क्या किया गया, सम्मानित किया गया। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। आगे की तरफ बात करेंगे, किसकी, आगे की तरफ हम लोग बात करेंगे कला के क्षेत्र में दिया गया है किसको, हरिचंदन सिंह भाटी को किस क्षेत्र में दिया गया है, कला के क्षेत्र में। किस कला में दिया गया है, ये क्या है, वर्तमान में जो भारत भवन है वहां पर ये रूपांकन विभाग के निर्देशक हैं, और इन्होंने मध्य प्रदेश के जो भारत भवन में जो जनजाति संग्रहालय है वहां का पूरा इन्होंने इंटीरियर इनके द्वारा किया गया है, वहां का पूरा डिजाइन किया है। साथ ही साथ उज्जैन में त्रिवेणी म्यूजियम है, आप जब वहां जाएंगे तो वहां का अंदर का पूरा जो इंटीरियर होता है जनजाति समाज का वो भी इन्होंने किया है। तो एक तरह से ये है, रहने वाले तो ये उत्तराखंड देहरादून के हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में काफी लंबे समय से काम कर रहे हैं। इसके अलावा इन्हें राष्ट्रीय कालिदास सम्मान से रूपंकर कला में 2016 से भी सम्मानित किया जा चुका है, और इन्होंने आदिवासी जनजाति की जो संस्कृति होती है, कला होती है, उसको इन्होंने जीवित रखा है। सभी संस्थानों पे जो उसका इंटीरियर होता है ये उसी आधार पे करते हैं, उसके लिए जाने जाते हैं। बात होगी कि इसके तीसरे व्यक्तित्व हमारे, वो और कोई नहीं, जगदीश जोशीला है। इनको दिया गया साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में। ठीक है, इन्होंने किस भाषा के, निमाड़ी के, उसको भाषा का दर्जा दिलाने के लिए, जो बोली होती है उसको भाषा का दर्जा दिलाने के लिए ये बहुत कार्य कर रहे हैं, और राष्ट्रीय स्तर पे ये कार्य कर रहे हैं। इन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं उस भाषा पे, 60 से ज्यादा इन्होंने भाषा लिखी, विशेषकर इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों पे इनका बहुत इंटरेस्ट है, राष्ट्रवादी विचारधारा के व्यक्तित्व हैं, उस पर ये बहुत कार्य करते हैं। तो निमाड़ी एक भाषा को इतना कार्य करने के लिए इनको क्या किया गया, साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में पद्म पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया। अगले व्यक्तित्व है स्वास्थ्य के क्षेत्र पे कार्य करने वाले, और अपने आप में एक बहुत बड़ी सेवा कर रहे हैं, बीके जैन। ठीक, मध्य प्रदेश में जो लोग भी सतना जिले या उसके आसपास के होते हैं, चित्रकूट के लोग होंगे, वो इनको जरूर जानते होंगे, क्योंकि मध्य प्रदेश में जो एक सद्गुरु नेत्र चिकित्सालय है, इसका ये अपने आप में आंखों का एम्स कहा जाता है। बहुत ही नॉमिनल प्राइस में यहाँ पे आंखों का इलाज बहुत ही विश्व स्तर का होता है। ठीक है, और उस पर कार्य करने वाले कोई और नहीं, भूपेंद्र कुमार जैन है, बीके जैन है और बुद्धेंद्र कुमार जैन। इन्होंने बहुत काम किया वहां पर, बहुत सामान्य से स्कूल पे पढ़े हुए हैं, शासकीय महाविद्यालय से पढ़ करके इस जगह पे पहुंचे हैं। सतना के ये दूसरे व्यक्ति थे जिनको पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसके पूर्व यहाँ पे बाबूलाल दाहिया थे, जिनको जैव विविधता और अनाज के देसी बीजों के संरक्षण के लिए 2019 में सम्मानित किया गया था। हालांकि बात करी जाए इनकी बुद्धेंद्र की, तो देखिए ऐसा है कि इन्होंने भोजपुर में वहां की एक जो मल्हार कमेटी है, मुशहर कमेटी, उसके जीवन को बदलने में भी इन्होंने बहुत बड़ा काम किया है। ठीक है, अब बात होगी किसकी, हमारे जो लगातार ये दूसरा वर्ष है जब हमारे यहाँ कबीर गायक को क्या किया गया है, कला के क्षेत्र में भेरू सिंह चौहान को क्या किया गया, सम्मानित किया गया पद्म पुरस्कार से। इससे पहले भी जो पिछले साल दिया गया था वो भी कबीर गाने वाले को दिया गया था। तो मालवी लोक शैली में ये भजन गाते हैं, कबीर गायक है मुख्यतः। इंदौर की जो महू तहसील है जहाँ पर बाबा अम्बेडकर साहब की जन्म स्थान है, वहाँ के रहने वाले हैं। और ये जितने भी हमारे ये होते हैं, क्या कहते हैं, तारा गायक होते हैं, उस प्रकार के गायक हैं।
और इनके पिता से ये परंपरा इनको मिली हुई है। इस वर्ष इनको कला के क्षेत्र में सम्मानित किया गया। तो ये था मध्य प्रदेश का जनवरी माह का करंट अफेयर्स और आशा करता हूँ लगभग आपको आनंद आया होगा। वीडियो पसंद आता है तो इसको आप सभी को जरूर शेयर करना है और आप सभी को डेली के करंट अफेयर्स सुबह 5 से 5:30 के बीच में मिलेंगे, जिसमें राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय का एक वीडियो होगा और एक मध्य प्रदेश विशेष होगा जिसमें एमपी का डेली करंट अफेयर्स आपका कराया जाएगा। ठीक है, तो वीडियो पसंद आता है तो शेयर जरूर करें और एक बार इस वीडियो को जरूर देख करके जाए पेपर से पहले, क्योंकि 15 जनवरी तक का करंट अफेयर आ सकता है। क्योंकि पिछले अभी जो असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर हुआ था जुलाई वाला, उसमें 20 दिन पहले का करंट अफेयर आ गया था। इस चीज को आप ध्यान में रखें। ठीक है, तो हमारी और आपकी मुलाकात फिर अगली क्लासेस में होती है। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।